राम राम सारन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग शुरू की, क्या क्या मैंने गलतियाँ की और कहाँ मैंने प्रैक्टिस की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 3 साल हो गए मेरे को सीपी करते हुए। तो मेरे लिए सीपी का मतलब क्या है? जैसे कुछ कॉन्टेस्ट बुरे भी चले जाते हैं तो उसके लिए डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऐसे मानता हूँ कि सीपी एक क्रिकेट का मैच है, जिसमें अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है और अगर आपका दिन अच्छा है तो आप एक सेंचुरी मार सकते हो। अदरवाइज कभी कभी प्रैक्टिस भी की होती है पर दिन खराब होता है, बॉल या मतलब कोई प्रॉब्लम ही ऐसी आ जाती है जो अपने को क्लिक नहीं करती। शायद ए प्रॉब्लम आ जाए, कभी कभार बी आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम, तो अपना कॉन्टेस्ट खराब हो जाता है, मतलब डक भी स्कोर हो सकता है। तो यहाँ एक स्पोर्ट्स है, ये गेम है। गेम को खेलने में मजा भी बहुत आता है। अगर मतलब शुरुआत ये सोच के करोगे कि प्लेसमेंट हो जाए अपना, इससे वो ही निकल जाएंगे, पर एक पॉइंट आएगा ऐसे 10-15 कॉन्टेस्ट देने के बाद अगर अच्छी परफॉर्मेंस भी आ रही है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा भी आ रहा है, तो आप सब भूल जाओगे कि अपन ने क्यों शुरू किया था। बस ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ही सब कुछ ऐसा लगेगा। सो मैं बता दूं कि मेरे को इनिशियल डेज तो ऐसे थे कि मैं एक प्रॉब्लम पढ़ता था ना तो मेरे को 3 बार पढ़नी पड़ती थी। मेरे को इंग्लिश में लिखे हुए स्टेटमेंट नहीं समझ में आते थे। इतने वीडियो डाल दिए तो आप इतना समझ गए होगे मेरी इंग्लिश बहुत खराब है। फर्स्ट से 12 तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा था। सो मैंने सी लैंग्वेज सीखना शुरू किया था मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में। सो सी लैंग्वेज के लिए मैंने ऐसे यूट्यूब पे सर्च किया कि कैसे सी सीखूँ। तो ये कोड विथ हैरी, जो कि बहुत फेमस यूट्यूबर है, इसकी वीडियोस मैंने देखना शुरू किया। और आप देख सकते हो ये मैंने कहाँ तक वीडियोस देखे थे, यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन, आगे भी देखे थे, फोर लूप तक देखे थे मैंने वीडियोस। तो यहाँ तक मैंने ये वीडियोस देखी। तो मैं ऐसे कोड कॉपी करके लिख देता था, जो कि सभी लोग करते हैं इनिशियल डेज में। जैसे जैसे ये पढ़ाते थे, कोई भी कोड बता रहे हैं तो मैं इसको ऐसे कॉपी करके लिख लेता था और रन कर जाता, खुश हो जाता। जैसे फोर लूप का मेरे लिए मतलब क्या था, फोर लूप 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। कुछ समझ नहीं आता मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में। मेरे सी प्रोग्रामिंग थी नहीं, सेकंड सेमेस्टर में आने वाली थी। तो मेरा रूममेट था मैनिट में, अरुण नाम से, कंप्यूटर साइंस का ही था। सो उसकी सी प्रोग्रामिंग की लैब होती थी, तब उन्हें लैब में ऐसे सिखाते थे स्टार पैटर्न कैसे प्रिंट करते हैं। तो वो ऐसे रूम पे आके पेन पेपर पे मेरे को ऐसे मतलब समझाता था कि स्टार पैटर्न कैसे प्रिंट करना है, ये सब चीज़ें। तब मेरे को मतलब रियल जो होता है ना कि फोर लूप कैसे यूज़ करना है, ये सब मतलब तब समझ में आता था। तो फिर मेरे को सबसे पहले पता चला था प्लेटफॉर्म का हैकर रैंक। ये बताया था जयंत मोटवानी करके, मेरा दोस्त है एक, अभी एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा है वो भी। वो उसको प्रोग्रामिंग का पहले से आइडिया था, कुछ बच्चों को 11 12 में होती है सी प्लस प्लस। तो उसको ये हैकर रैंक प्लेटफॉर्म का पहले से आइडिया था। तो इस पे एक प्रॉब्लम उसने ऐसे खोला, कुछ कुछ कर टाइप करके सबमिट किया और एक्सेप्टेड आ गया। वो देख के मेरे को मतलब बहुत खुशी हुई कि ये क्या होता है। तब मैंने इस पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी इनिशियल डेज में, सी लैंग्वेज की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी, इस पे प्रैक्टिस नहीं की। फिर क्या होता है कि ऐसा होता है ना कि कोडिंग क्या है, कोडिंग तो एक मतलब हैकिंग, हैकिंग वगैरह होता है, वो सीखते हैं पाइथन से, ये सब सीखते हैं, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाना, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। तो मैं फिर उधर शिफ्ट हो गया, और वहाँ भी मेरे को सही नहीं लगा। फिर मैंने क्या, थर्ड सेमेस्टर के अंदर मेरे को आईडी पता चला कि कोड फोर्सेस और कोड शेफ, कोड फोर्सेस का पता नहीं चला मेरे को, कोड शेफ का पता चला। मेरा सोमिल करके दोस्त था जो फर्स्ट ईयर से सीपी कर रहा था, तो वो कॉन्टेस्ट दिया करता था कोड शेफ पे। लॉन्ग चैलेंज होते थे ना, 10-10 दिन चलते थे, उसमें वो बताता था ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, रैंक आती है। तो मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज सीख ली थी। मेरे को सी लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती, पाइथन आती थी थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं डेवलपमेंट वाले एरिया में गया था थोड़ा बहुत उस टाइम। सो मैंने कोड शेफ के लॉन्ग चैलेंज देने शुरू किए। कोड शेफ के लॉन्ग चैलेंज मैंने 3 से 4 लॉन्ग चैलेंज दिए, और मेरे पता नहीं ऑटोमेटिकली शुरुआत के कॉन्टेस्ट में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी आने लग गई थी। मैं 5-5 प्रॉब्लम सोल्व कर लिया करता था। सो मेरे को इंटरेस्ट आने लग गया था। फिर उसने बोला कि चल अपन कोड तो ये तो करते ही है, इसमें लंबा टाइम होता है, अपन अब कोड फोर्सेस शुरू करते हैं। तो मैंने कोड फोर्सेस शुरू किया। मैंने बहुत कॉन्टेस्ट दे दिए, आप देख सकते हो 94 कॉन्टेस्ट दे दिए, 3 साल हो गए। ग्रोथ मैं बोलूँगा ठीक भी हुई है पर स्लो भी है।
कह सकते हैं। रीज़न बताऊंगा मैंने गलतियां कहाँ की, क्या गलतियां करता था। ये था मेरा पहला कॉन्टेस्ट। तो मैंने कोड फोर्सेस पे जब मेरा पहला कॉन्टेस्ट दिया था ना, तो मेरे से एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। मेरे को यही नहीं पता सबमिट कैसे करते हैं इस पे, सबमिट कैसे करते हैं, रॉन्ग आंसर ऑन प्री टेस्ट वन। मेरा पहला कोड देख लो, सी लैंग्वेज में लिखा था मैंने, जिसमें ना कोई एचटीएल होता है ना कुछ और, पता नहीं क्या सबमिट किया है मैंने। ये कोड लिख के मैंने सबमिट किया था, पहला कोड है ये मेरा। कुछ समझ नहीं आता था। दो तीन कॉन्टेस्ट में तो यही नहीं समझ में सबमिट कैसे करना है, कंपाइलेशन एरर क्यों आ रही है, ये सब चीजें। पर जैसे ही मैं तीसरे या चौथे कॉन्टेस्ट में पहुंचा ना, मेरे से एक एक प्रॉब्लम होने लग गई, फिर मेरे से दो हो गई, एक दिन मेरे से तीन भी सोल्व हो गई। ये तो ड्यू थ्री था, चलो ड्यू थ्री में तीन हो जाती है। फिर वापस मेरे से एक भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई। ऐसे करते करते धीरे धीरे ग्रोथ होती गई। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, मतलब ये कॉन्टेस्ट अच्छा गया था यार मेरे बीच में, ये 1801 रैंक आ गई थी मेरी इनिशियल डेज, मतलब नाइन्थ कॉन्टेस्ट था मेरा जनवरी में। दो एक महीने हो गए थे मेरे कॉम्पिटेटिव, तो मेरी ठीक रैंक आई थी उस टाइम। तो ऐसे चलता गया। तो मैंने टॉपिक्स में बताऊंगा आपको कि मेरे को डीएसए, जो डीएसए की फुल फॉर्म होती है ना, वो मेरे को कब पता चली। मेरे फोर्थ सेमेस्टर में। मैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग पहले शुरू कर चुका हूँ, पर मेरे को डीएसए भी नहीं पता था क्या होता है। व्हाट इज डीएसए, मेरे को कुछ नहीं पता था डीएसए क्या होता है। तो डीएसए हमारे कोर्स में आया तो मेरे को पता चला कि डीएसए में ये एरेज वगैरह होते हैं, लिंक लिस्ट वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें। लिंक लिस्ट सी प्रोग्रामिंग में फर्स्ट ईयर में बताते हैं थोड़ा बहुत, और लिंक लिस्ट, एरे, ग्राफ, ये सब, डीपी वगैरह। तब मेरे को ना डीपी आता था ना ग्राफ आता था। शुरू कैसे किया कि पहली तीन प्रॉब्लम में क्या यूज होता है, कोड फोर्सेस की स्ट्रेटेजी बताऊंगा मेनली में। पहली तीन प्रॉब्लम में ग्रीडी यूज होता है, मैथ यूज होता है, और इम्प्लीमेंटेशन होता है थोड़ा बहुत। इम्प्लीमेंटेशन में कैसे सीख सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं बताऊंगा लंबे टाइम तक प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना। कोई भी आइडिया सोचो, उसको इम्प्लीमेंट करो, चाहे उसमें 200 लाइन का कोड लिखना पड़े। आपका आइडिया शायद खराब होगा, पर 200 लाइन का आप कोड लिखोगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस इम्प्लीमेंटेशन में इंप्रूव हो जाएगा। तो इम्प्लीमेंटेशन मेरा अच्छा हुआ लॉन्ग चैलेंज देने से। मैंने 3 से 4 लॉन्ग दिए होंगे कोड शेफ। इसके बाद अभी तो कोड शेफ प्लेटफॉर्म मेरे को बहुत बेकार लगता है, कोड फोर्सेस शुरू करने के बाद यही होता है। पर उससे क्या, इम्प्लीमेंटेशन बेटर हो गया, स्पीड कोड फोर्सेस इंक्रीज करता है। तो इम्प्लीमेंटेशन जरूरी होता है, ग्रीडी जरूरी होता है, और सी में कभी कभी बाइनरी सर्च लग जाता है। तो मेरे बाइनरी सर्च जब यूज होता था, मेरे से नहीं होता था सो, क्योंकि मैंने टॉपिक्स बिल्कुल नहीं पढ़े थे ना, मैंने कभी, मेरे को अलग से नहीं पता था ग्रीडी है ये, ना मेरे को ये पता इसमें मैंने मैथ्स लगाई है। नॉर्मल प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ा, पेन पेपर लिया, लॉजिक लिखा, सबमिट कर दिया। फिर उसके बाद कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में देखता था सी में, जैसे बाइनरी सर्च यूज हो रहा है, तो ये बाइनरी सर्च कहाँ से पढ़े। जैसे अगर आप, मैं बता रहा हूँ, स्पेशलिस्ट तो बिना कोई टॉपिक पढ़े स्पेशलिस्ट बनना बहुत आसान है। इवन अगर स्टेबल स्पेशलिस्ट बनना है तो आपको बाइनरी सर्च सीखना पड़ेगा। मैंने बाइनरी सर्च कहाँ से किया, बाइनरी सर्च पता था क्योंकि ये बताते हैं नॉर्मल कि एक एरिया सॉर्टेड, उसमें कोई भी नंबर फाइंड करने के लिए यूज होता है, पर बाइनरी सर्च वो नहीं होता। वो होता है बाइनरी सर्च, पर उस चीज से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। जैसे IITM वो एकेडमी वाला कोर्स है, इसमें ये सेगमेंट्री भी किया था मैंने। पहले सेगमेंट्री किया था, उसके बाद बाइनरी सर्च किया था। ये सबसे फनी चीज थी, एक दोस्त ने बोला सेगमेंट्री कर ले, और मैं करने लग गया था। बाइनरी सर्च ये था। तो बाइनरी सर्च में मैंने कैसे, यहाँ पे थ्योरी में जाता था, सबसे पहले लेक्चर अटेंड, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नहीं की थी। पहले मैं बोलूंगा आपको प्रैक्टिस करने हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम पहले जाके देखने हैं, और फिर ये लेक्चर्स देखने हैं। तो पहले मैंने लेक्चर्स देखे, बहुत बहुत सही लेक्चर्स है। ब्लॉग पढ़ लो आप, मैं बताऊंगा, लेक्चर मत देखो, ब्लॉग भी पढ़ लो, पर लेक्चर भी देख लेना, बहुत अच्छा पढ़ाया है इसने। तो इसकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, तो आप बाइनरी सर्च में अच्छे हो जाओ। बाइनरी सर्च में इनिशियल डेज में क्या, मसल मेमोरी में फिट नहीं होता बाइनरी सर्च का आइडिया ना। मैं जब भी कॉन्टेस्ट शुरू होता था ना, पेपर पे ऊपर सबसे पहले नाम लिख लेता था बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च पहले से लिख लेता था। जब मैं प्रॉब्लम सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा, तो मैं उस वर्ड को देखूंगा, और मेरे दिमाग में बाइनरी सर्च मतलब उल्टा सोचना शुरू करना है कि आंसर अगर मेरे को पता है, कि किसी भी प्रॉब्लम का आंसर मेरे को पता है, तो क्या मैं उसको चेक कर सकता हूँ कि ये पॉसिबल है या नहीं है। ऐसे सोचता था। फिर आंसर कब पता होगा, मैक्सिमम मिनिमम से ऐसे एक रेंज में आने के बाद, कि यहाँ से यहाँ तक आंसर एग्जिस्ट करता है, तो इससे आगे आंसर एग्जिस्ट करता है नहीं करता, वो चेक करना। वो तो ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा, बस वर्ड चाहिए होता अपने को, कोई हिंट दे दे कि इसमें बाइनरी सर्च लगेगा, अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे इनिशियल डेज में कम से कम 6 महीने तक मेरे मसल मेमोरी में फिट नहीं हुआ था बाइनरी सर्च। मैं ऐसे नॉर्मल ग्रीडी सोचता था, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि मैं उस टाइम बाइनरी सर्च से अगर दिमाग में आ जाए तो 2-3 मिनट में सोल्व हो जाए। फिर भी मैंने 15-15, 20-20 मिनट देके उनको ग्रीडी से भी सोल्व किया था। तो ये चीज़ अच्छी भी है, अगर बिना बाइनरी सर्च सोचे आप ग्रीडी लिखते हो, तो वो और ऑप्टिमाइज तरीका है। पर वही है,
जैसे टू पॉइंटर बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे टॉपिक्स देख के डर जाते हैं कि यार टू पॉइंटर यूज हुआ तो टू पॉइंटर तो मेरे को आता ही नहीं है, पढ़ने की जरूरत है क्या टू पॉइंटर? हाँ, कुछ हाई लेवल प्रॉब्लम्स होंगी जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस वगैरह टफ होगा, वो अलग चीज़ है। तो जो बेसिक्स ए बी सी प्रॉब्लम हो उसके लिए टू पॉइंटर्स मेरे हिसाब से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आइडिया अपने आप आ जाएगा कि यार हाँ इस पॉइंट को पकड़ूंगा, इस पॉइंट से यहाँ तक जाऊंगा, इसको यहाँ इससे कंपेयर करूंगा, ये सब जो भी है। तो यही है, अगर ए बी सी सीख लिया, बाइनरी सर्च अगर आपको आता है, ग्रीडी मैथमेटिक्स ये ऑटोमेटिकली अपने अंदर से आएगी। इम्प्लीमेंटेशन सीखने के लिए लंबे टाइम तक किसी प्रॉब्लम को टाइम दो, और जो भी रफ आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है उसको इम्प्लीमेंट करो। हाँ, एडिटोरियल कोई भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने 400 लाइन का कोड लिखा, वो एक्सेप्टेड हो रहा है, आपका आइडिया तो सही है, पर उसको और बेटर वे में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तब आप किसी और का कोड देखो कि यार इसने 50 लाइन में लिख रखा है, तो ऐसे ये चीज़ें भी यूज हो सकती हैं। सो इतने में स्पेशलिस्ट बनना इज इजी। तो फिर पहले मैंने क्या सी लैंग्वेज में लिखता था, तो सी में ऐसे बने, सी प्लस प्लस में देखो मैं कैसे शिफ्ट हुआ था, क्या लाइब्रेरी डालना शुरू कर दिया, आई स्ट्रीम, प्रिंट एफ यूज करता था, स्कैन एफ यूज करता था, यही यूज करता था, सी आउट और सी इन यूज नहीं करता था, प्रिंट एफ स्कैन एफ यूज करता था, पूरी सी लैंग्वेज की तरह यूज करता था। फिर मैंने क्या किया, एच टी एल पढ़ा, एक बहुत सही चीज, एच टी एल पढ़ा। एच टी एल मैंने कहाँ से पढ़ा, स्ट्राइवर ने एच टी एल पढ़ा रखा है। स्ट्राइवर ने उस टाइम शुरुआत की थी कुछ पढ़ाने की, एच टी एल के लेक्चर्स, अन अकेडमी वगैरह, या फिर कोई यूट्यूब चैनल था, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से मैंने एच टी एल पढ़ा था। और एच टी एल पढ़ने के बाद कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसमें मैं सेट पहले यूज नहीं करता था, ये सब मैं सेट वगैरह यूज करने लग गया तो मेरी स्पीड इंक्रीज हुई। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है बिना एचटीएल के सॉल्व करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम्स मेरे से बनने लगी, कभी कभी सी सॉल्व नहीं होती, फिर सी मेरे साथ रेगुलरली बनने लगी। फिर मैं क्या स्टक कैसे कर जाता, मैं गलतियाँ क्या करता था। टॉपिक तो ऐसे मैं धीरे धीरे सीख रहा था, मेरे हिसाब से टॉपिक तो ऐसे ही सीखना चाहिए। जब कोई प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम देखी आपने बाइनरी सर्च की, जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम आती थी, तो मैं देख रहा था यार ये आंसर चेक करता है, मेरे प्रॉब्लम से यही फंसती थी कि मैं ये देखता था ये एडिटोरियल में क्या लिखा है, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च 3-4 बार आ गया था, तो मेरे को पता पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले प्रॉब्लम देख चुका था, उसके बाद बाइनरी सर्च पढ़ोगे ना, तो आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे कि मैं वो प्रॉब्लम दिमाग में चलेगी, उसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। प्रॉब्लम पहले करो, उसके बाद टॉपिक पढ़ोगे तो पकड़ मजबूत होगी। जैसे सेगमेंट्री मैंने ऐसे ही पढ़ लिया था, तो मैं सेगमेंट्री कभी प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं पाया। फिर मेरे सामने प्रॉब्लम्स आती थी, फिर मैं सेगमेंट्री मैंने दोबारा पढ़ा, दोबारा मतलब पढ़ा नहीं, प्रैक्टिस किया था थोड़ा बहुत। अभी कभी कभार बन जाती है, हमेशा तो नहीं बनती, पर नॉर्मल जहाँ भी सेगमेंट्री यूज होता है वहाँ पे प्रॉब्लम बन जाती है। पर मैं गलतियाँ क्या करता, जैसे मैंने किसी कॉन्टेस्ट में 3 प्रॉब्लम सॉल्व की, मैं अब सॉल्व नहीं किया करता था, मैं बस कॉन्टेस्ट ही देता था। यू कैन सी यार, मैंने ज़्यादा कहीं प्रैक्टिस नहीं की, कोडशेप पे 100 के आसपास प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी, उससे ही कम की थी शुरुआत के लॉन्ग लॉन्ग देता था तब। पर मैंने 704 प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस की हैं। इनमें से आप देख सकते हो एक इतनी है, ये है 164, 164 ये है। मतलब मैं 94 कॉन्टेस्ट दिए, तो इन सब की ये हो गई एक तो, और बाकी ऊपर से थोड़ी बहुत 800 से उस रेंज की प्रैक्टिस भी हो गई। रेंज लगाई प्रैक्टिस मैंने अभी करना शुरू किया था, अराउंड अराउंड 1 साल पहले रेंज लगाई प्रैक्टिस करना शुरू किया। ऐसे देखो, ये देखो प्रॉब्लम्स यहाँ तक, ऐसे ही 36, ये देखो बहुत कम प्रॉब्लम्स है ना। तो मैं प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस नहीं करता था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आपको मैं सजेस्ट करूंगा अभी, जैसे मैंने प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हो आप। प्रॉब्लम प्रैक्टिस जरूर करना, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने से ग्रोथ फास्ट होगी। मैं बस कॉन्टेस्ट देता था, कॉन्टेस्ट में मिस करने के मेरे चांसेस, जब मैं फ्लो में होता हूँ ना, तब मैं कॉन्टेस्ट सारे देता हूँ, ये देखो इस टाइम फ्लो में, और मैं इनकंसिस्टेंट होता था। लॉकडाउन में तो चलो मैं इनकंसिस्टेंट नहीं था, कभी कभार बाहर चला गया इधर उधर घूमने, तो अलग बात थी। बीच में ये जो कॉलेज वाला टाइम शुरू हुआ ना, यहाँ पे मेरी कॉलेज वापस शुरू हुई, तो फिर मैं कॉन्टेस्ट नहीं दे पाता था, ये पूरे टाइम कॉलेज का है मेरा। ये बीच में मेरी छुट्टियां आई थी, तब दिए मैंने दिए 3-4 कॉन्टेस्ट। कॉलेज में मेरे से नहीं हो पाता था यार, मैं थोड़ा आलसी टाइप का इंसान हूँ, तो मेरे से कॉलेज में नहीं हो पाता था, और घूमना फिरना ये सब, कॉलेज में कॉन्टेस्ट दे पाना और 8 बजे के टाइम पे पॉसिबल भी नहीं हो पाता था मेरे लिए। थोड़ा डेडिकेशन तो चाहिए होगा, क्योंकि मेरे टाइम तो लॉकडाउन आ गया था, हमेशा लॉकडाउन नहीं आएगा, ये बात अलग है। तो कॉलेज में यार थोड़ा टाइम निकालो, कॉन्टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। कुछ बोलते हैं ना बहुत मेहनत, हाँ टफ है ये, बाकी चीज़ों से टफ है, पर अगर ये करके आप डीएसए करोगे ना, तो बहुत ईजी है। उसके लिए आपको नोट्स लिख के रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ये बता दूं, कुछ लोग बोलते हैं सीपी इज वेस्ट ऑफ टाइम, बोलते हैं, पर जब ओए शुरू होते हैं तो डीएम क्यों करते हैं फिर? मेरे पास बहुत सारे डीएम आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हेल्प कर दो, ये तो गलत है ना। पूरे साल आप चिल्लाते हो कि सीपी इज वेस्ट ऑफ टाइम,
और ओए के टाइम फिर बोलते हो कि भाई हेल्प कर दे। ओए के लिए थोड़ी ना होती है सीपी। ये रियल लाइफ में भी बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने प्रोजेक्ट जो बनाया ना मेरा, आप गिट पे जाके देख सकते हो। ये तो मेरे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी है, यहाँ पे मैंने सी एस वगैरह सॉल्यूशन डाले। मैं आगे बताऊंगा और कहाँ प्रैक्टिस करनी है आगे के टॉपिक्स की। अभी अपन स्पेशलिस्ट वाले लेवल पे पहुंचे हैं। ये सी एफ ओ आर जी स्टैंडिंग। मेरा ये प्रोजेक्ट क्या था कि हर किसी के ऐसे रहता है कि कॉलेज के तीन चार नाम होते हैं, या फिर तीन चार कॉलेज को मर्ज करके है ना, वो देखना रहता है अपने को कि मेरी रैंक क्या है इस कॉन्टेस्ट में। तब मैं क्या करता था कि इसमें जैसे मेरा इनपुट लेता था, बहुत सारी स्ट्रिंग्स इनपुट ले ली। मैनिट ले लिया, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल ले लिया, किसी ने एनआईटी भोपाल डाल रखा है वो ले लिया, और एक कॉलेज और मेरे को इंक्लूड करना, मतलब ट्रिपल आईटी भोपाल, आईआईटी दिल्ली, कोई भी है ना, बहुत सारे इनपुट ले लिए। तो जो जो वो स्ट्रिंग मैच करती थी ना, सब स्ट्रिंग भी अगर इवन मैच कर रही है उसमें, तो उस कॉलेज के लड़कों की वो स्टैंडिंग ला के दे देता था रैंक वाइज। जैसे 1 से 10 हज़ार तक ही ला पाता था, क्योंकि इतनी एपीआई अलाउ की था। मैंने मैक्सिमम करने की कोशिश की, तो ये कोड लिखा था। ये मेरा एक प्रोजेक्ट था। तो ये मेरा सीपी पे ही मैंने प्रोजेक्ट बना लिया। एक होता है यार वीडियो देख के प्रोजेक्ट बनाना, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं प्रोजेक्ट मैंने वही बनाए जो मेरे यूज होता है। जैसे हाँ, हम एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया था आरबीएससी रिजल्ट नाम से। आरबीएससी रिजल्ट, ये प्रोजेक्ट क्या करता था, जैसे हम, मेरे पापा क्या स्कूल चलाते हैं, मेरे पापा तब। फिर उसमें क्या होता था, जब भी बोर्ड का रिजल्ट आता था ना, मेरे को ऐसे एक एक बच्चे का, जैसे 100 बच्चे हैं तो इन 100 के 100 बच्चों का रिजल्ट निकालना रहता था। और स्कूल में क्या होता है, कॉम्पिटिशन काइंड ऑफ थिंग होती है। तो उसमें क्या होता है, बाकी स्कूल्स का भी रिजल्ट निकालना, मतलब 1500 से 2000 बच्चों का रिजल्ट मेरे को निकालना पड़ता था। तब मैंने क्या किया, मैं बोला ऑटोमेट कर दूं मैं रिजल्ट को कैसे भी करके, वो ऑटोमेटिकली अपने को रिजल्ट निकाल के दे देगी। कैप्चा तो यूज ही नहीं होते इसमें। तब मैंने ये डाला, ये शुरू किया, रिजल्ट वाला ये कोड लिखा। सेलेनियम का मैंने एक वीडियो देखा था कि गूगल फॉर्म कैसे भरते हैं, फिर उसको देख के समझ गया ऐसे ऐसे होता है। तो फिर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था इससे। तो इसमें यही बोलूंगा, मतलब थिंकिंग है ना, वो इंक्रीज कर देता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग चीज़ों को आसान बनाना सिखाता है। इसमें शायद सीपी कहीं यूज नहीं हुई होगी, तो ये चीज़ सीपी से ही आती है ये। और बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, मैं कभी बताऊंगा आगे इन फ्यूचर की। कहानियों में न्यूज़ ना मेरे को बताना प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसके लिए आप यहाँ पे हो। सो ये गलती मत करना यार, मैं बता रहा हूँ, कॉन्टेस्ट देते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। पर ये गलती कभी मत करना कि अब सॉल्व ना करो। एक लेवल तो अब सॉल्व करना, अगर आप इसे ए भी बनिए तो आपको सी तो सॉल्व करना ही करना है। और एक प्रैक्टिस करने का तरीका है, मैं बताऊंगा 1400 रेटिंग तक ऐसे प्रैक्टिस मत करो। ऐसे मैं ये बोलूंगा, जब तक आप स्पेशलिस्ट बन जाओ तो रेंज लगाई प्रैक्टिस मत करना। ऐसे ही रैंडम प्रॉब्लम सॉल्व करना, जैसे ए बी से सी लेवल पे आप सी तक पहुंच जाओगे, उसके बाद शायद थोड़ी जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस करने की। क्योंकि उसके बाद जैसे भी एक टॉपिक आता है जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये यूज होना शुरू हो जाता है डी प्रॉब्लम में। डी प्रॉब्लम में मैंने आज तक जो फेस किया है, तो ग्रीडी यूज हो जाता है, नॉर्मल अच्छी अच्छी लेवल की। तो वो तो कुछ भी बिना पढ़े सॉल्व हो सकती है ग्रीडी, जिसमें कभी कभी एसटीएल यूज हो जाता है, ये सब चीजें। या फिर डी में जनरली इंटरेक्टिव एक अलग चीज है, इंटरेक्टिव का भी बताऊंगा मैं आपको क्या करना है। और इंटरेक्टिव के अलावा डी में डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज होता है बहुत बहुत ज्यादा बार। बाइनरी सर्च की भी डी प्रॉब्लम हो जाती है। जनरली सी रहती है बाइनरी सर्च की, और डी में भी बाइनरी सर्च यूज हो जाता है, अच्छी प्रॉब्लम हो तो यही चीजें रहती हैं यार। अब डीपी मैंने कैसे किया, डीपी मैंने जब शुरू किया ना, मेरे साथ हुआ क्या, मेरा जीएस का इंटरव्यू चल रहा था। उसमें उन्होंने एक डीपी की प्रॉब्लम, डीपी की नहीं बीएफएस की प्रॉब्लम पूछ ली थी। तो उसमें मैं ऐसे डीपी वीपी लगाने लग गया था। मैं एट द एंड ऑफ द डे सोल्यूशन पे पहुंच गया था मैं कैसे भी करके। पर वही है, मैंने जैसे डिफिकल्टी फेस की कि यार इस टॉपिक में मैं कमजोर हूँ। इवन मेरी रेटिंग ठीक ठाक थी उस टाइम, 1550 के आसपास के लोगों को इवन डीपी आती है बहुत अच्छी, मतलब जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है वो वहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, मैंने नहीं किए थे। मेरे को मैं ये था कि ना कोई वीडियो सीरीज फॉलो कर रहा था, कभी कभार कर लेनी चाहिए। पर जैसे आप कोई भी कॉन्टेस्ट का एडिटोरियल करो ना, पहले वीडियो मत देखना, पहले एडिटोरियल पढ़ के समझने की कोशिश करना। क्योंकि आप शुरू में जैसे ए बी सी डी के तो जनरली एडिटोरियल मिल जाते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ और भी लोग डाल देते हैं, बहुत लोग डालते हैं। जैसे ई वगैरह उस लेवल पे पहुंचोगे ना, तो आपको एडिटोरियल मिलेंगे नहीं। वो आपको पढ़ के ही, ब्लॉग पढ़ के ही काम निकालना पड़ता है। तो वो आदत थोड़ी बनी रहे, इसके लिए एडिटोरियल, वीडियो एडिटोरियल मत देखा। वीडियो एडिटोरियल ये कर सकते हो आप कि कभी कोई एडिटोरियल समझ नहीं आ रहा था, वीडियो एडिटोरियल देख लिया इस पॉइंट पे। सो
कहाँ था मैं कि डीपी कैसे किया। डीपी मैंने किया CACS करके एक वेबसाइट थी। एक दोस्त है मेरा विकास सिंह भदौरिया करके, उसने मेरे को बताया ये CACS वेबसाइट के बारे में। सो CACS में क्या, मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के शुरू किए। ये जितने भी प्रॉब्लम्स थे ना, जितने शायद 19 प्रॉब्लम्स थे मेरे हिसाब से, काउंट मैं उस टाइम करता था, अभी याद नहीं मेरे को। तो ये मैंने सारे सॉल्व किए। सॉल्व डीपी का बेसिक मैंने कैसे पढ़ा, मैं मेरे ये देख लेना, मैं कभी रिकर्सिव डीपी नहीं लिखता, क्योंकि मेरे को रिकर्जन रिकर्जन शायद आज भी मेरा कमजोर है। जब भी कोई रिकर्सिव प्रॉब्लम आ जाएगी ना, मैं आधा एक घंटा लगा दूंगा उसको सॉल्व करने में। कुछ लोग बोलते हैं रिकर्जन आ गया तो डीपी आ गया। हाँ भाई, रिकर्जन टफ है, सही में रिकर्जन टफ है। तो रिकर्जन मेरा आज भी वीक है, तो मैं हमेशा वो लिखता हूँ, आइटरेटिव डीपी लिखने की कोशिश करता हूँ। और वो क्लिक भी करना, आप प्रैक्टिस से क्लिक करना आ गया। तो मैंने आदित्य वर्मा बोस हैं, हमारे मैनेट से पास आउट है, तो उनके एक दो शुरुआत की वीडियोस देखे थे, 4-5। फिर वही यार, मेरे ऐसे वीडियोस में मेरा फ्लो नहीं बन पाता। फिर मैंने डायरेक्ट प्रॉब्लम प्रैक्टिस, मेरे को आइडिया लग गया उनकी वीडियो से कि डीपी कैसे होता है, कैसे डीपी बनाना होता है, कहाँ डीपी यूज होता है, सारी पॉसिबिलिटीज वगैरह लिए मैंने सबसे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व की। ये करने के बाद मैं ऐसे कॉन्टेस्ट में किया करता था, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स मेरे से बन 1D डीपी तो मेरे ऑटोमेटिक ऐसे क्लिक करने लगे। कुछ बोलते हैं सफिक्स प्रीफिक्स की प्रैक्टिस की जरूरत है, सफिक्स प्रीफिक्स की भी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, ये अपने आप नेचुरली आता है। एक दो बार हाँ ऐसा हो सकता है, पहली बार आया क्लिक नहीं किया, पर एक एडिटोरियल देखा ना आपने, सफिक्स कैसे यूज हो, प्रीफिक्स कैसे यूज हो, तो आपको ये चीज़ ऑटोमेटिक क्लिक करने लग जाएगी, सफिक्स प्रीफिक्स टू पॉइंटर ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये ग्रीडी है एक तरीके से। जैसे डीपी में 1D डीपी बन जाती थी मतलब डीपी। और एक टाइप की प्रॉब्लम होती है कॉम्बिनेट्रिक्स वाली। कॉम्बिनेट्रिक्स में मैं ऐसे तो फॉर्मूला बना लेता था पहले। क्या फास्ट नहीं सॉल्व कर पाता था, 1-1.5 घंटे जैसे ABC सॉल्व कर ली, कभी कभी मैंने बीच में डी सॉल्व की थी ना, तो डी ऐसे कॉम्बिनेट्रिक्स की प्रॉब्लम है। डी में बैठता था, कैसे ना कैसे करके वो डीपी वगैरह यूज कर लो तो जल्दी फास्ट इंप्लीमेंट हो जाए, फास्ट आइडिया आ जाए। फिर डीपी मेरे को आती नहीं, चलो कैसे ना कैसे करके वो फॉर्मूला तो पहुंच जाता है, जैसे कोई भी फॉर्मूला बना, उस फॉर्मूला पे पहुंच जाता था 1-1.5 घंटे मैथमेटिक्स लगा के। तो ये मेरे इनिशियल डेज थे प्रोग्रामिंग के। फिर ढूंढता था एनसीआर का कोड, भाई कहीं से मिल जाए ऑटोमेटिकली बेस्ट तरीका। ये नहीं समझ में आता था कि मोड इनवर्स वगैरह कैसे यूज हो रहे हैं, अभी अभी पढ़े थे 6-7 महीने पहले। तो मैं ये सबसे गलती, बड़ी गलती क्या होती है, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़ने इनिशियल डेज में। ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ लोगे ना, आपको लगेगा यार मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, ए भी सॉल्व कर पा रहा हूँ, मेरे को इतने टॉपिक्स आते हैं। तो टॉपिक्स धीरे धीरे पढ़ो, ताकि टॉपिक्स कम पढ़ोगे तो ऐसे कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा कि यार मेरे को, मैंने पढ़ा ही नहीं था, अभी मैं पढ़ के सीख लूंगा। जैसे अभी मैं पढ़ रहा था वो एक्सटेंडेड GCD होता है ना, x+y ax+by by=c वाला, तो वो प्रॉब्लम मेरे सामने आई है एडकोडर के बिगनर कॉन्टेस्ट की लास्ट प्रॉब्लम। तब मैंने पहले भी आ चुकी थी तब, पर पहले मेरा बिग ऑफ एन के अंदर मैं अगर निकाल पा रहा था ना सॉल्यूशन, तो मेरा काम हो जा रहा था। तब मेरे को ऑप्टिमाइज ढूंढना था, तब मैंने वो एक्सटेंडेड GCD वगैरह के बारे में पढ़ा, CP एल्गोरिथम वगैरह पे जाके। तो भाई ये प्रॉब्लम से टॉपिक पढ़ने की आदत डालो। यहाँ पे डीपी प्रैक्टिस की, और एक सबसे फेमस ये चीज़ तो है ही, एट क्वार्टर का डीपी कॉन्टेस्ट। ये देखो मैंने एक्स तक सॉल्व किए थे उस टाइम। और कब किए थे, लास्ट ईयर अगस्त के आसपास, अगस्त या जुलाई में, जुलाई अगस्त में सॉल्व किए थे प्रॉब्लम्स लास्ट ईयर। सो ये मेरे मैं टास्क हैं इसके सारे के सारे 26 टास्क हैं। अगर ये प्रैक्टिस कर लेना आप डीपी में अच्छे से, बीट मास्क वगैरह ये सब चमकने लग जाएगा। चमकना ही तो जरूरी है, कैसे बस चमक जाए कैसे भी करके, क्लिक मतलब क्लिकिंग पावर अपने को इंक्रीज करनी है, चमक रहा है अपने को। फिर क्या होता है, धीरे धीरे चमकना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिस में होना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे कॉन्टेस्ट में अपने आप हो जाता है, ऐसे ग्रोथ होती है। और एक चीज बता दूं आपको, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी ग्रोथ कब होगी। जैसे मैं इस फेज में देखो कब अटका रहा था, एक्सपर्ट बना था ठीक है, फिर वापस डाउन चला गया था। फिर एक दिन ऐसा आया कि अचानक जंप लगा, तो फिर मैं ऐसे 1700 1800 वाले फेज में चला गया था। फिर ऐसे मैंने बीच में यहाँ पे नहीं उलझा मैं, क्योंकि ये वो पॉइंट था जैसे डी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला मेरे को, मैंने एक दो टॉपिक्स पढ़े ना उस टाइम, तो फिर मेरा डी में ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया। बीच में हाँ वापस गिर, ये तो होता रहता है कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम में, फिर वापस गिरा। इस पॉइंट पे मेरा ऐसा लगता था मैं कहीं ना कहीं गलतियां कर रहा था, मेरे को पता था मैं CM पहुंच जाऊंगा, मैं फाइनली पहुंच गया था CM पे। आज भी मेरी डीपी इतनी अच्छी नहीं है। तो और एक सबसे जरूरी चीज़ है ग्रुप होना आपका, कि एक अच्छे दोस्तों का ग्रुप होना चाहिए जिसमें आप लोग प्रॉब्लम शेयर करो, प्रैक्टिस करो। हाँ एक ये बताऊंगा यार, शुरुआत जब करते हो ना तो ऐसा रहता है कि यार अपनी रेटिंग रेटिंग दिखती है ना, रेटिंग लोगों की, तो ऐसा रहता है कि रेटिंग इंक्रीज करने के लिए चीटिंग करना। जैसे मेरे दोस्त ने C सॉल्व कर लिया तो मैं आज इससे मांग लेता हूँ, कभी मैं इसकी हेल्प कर दूंगा। ये चीज़ गलत है।
उस टाइम ना आपका व्हाट्सअप चलना चाहिए ना कोई और ऐप चलना चाहिए, सब बंद होके 2 घंटे आपको कॉन्टेस्ट देना, आपसे नहीं हो रहा, सी नहीं हो रहा, आप कॉन्टेस्ट बंद कर दो या फिर ट्राई करते रहो लास्ट तक, आपके 2 से डी भी हो गया चाहे, आपको पता है छोटी सी गलती हो रही है, चाहे ऐसा लगे कि यार मेरी रेटिंग फ्री में गिर जाएगी, आज आज कर लेता हूँ अगली बार से नहीं होगा, ये सब गलत है। मेरे साथ हुआ था शुरुआत में, एक आधे कॉन्टेस्ट में शुरुआत जब हुई थी मेरी, तब जैसे लॉन्ग कॉन्टेस्ट देता था ना, उस टाइम ऐसा होता था कि मैं ऐसे सॉल्यूशन डिस्कस कर लेता, भाई तू हिंट तो दे दे एटलीस्ट, ऐसा कुछ। वो गलत है। जब भी कॉन्टेस्ट दो, कॉन्टेस्ट के टाइम चीटिंग नहीं, कॉन्टेस्ट के तुरंत बाद खत्म होने के बाद, हाँ भाई तूने कैसे सोल्व किया है, मेरे से तो नहीं हुआ ये वाला, तो वो डिस्कशन अच्छा होता है। तो विकास तिवारी, सोमिल, ये हम लोग थे, ये लोग थे जिनके साथ मैं सीपी की प्रैक्टिस किया करता था, और कॉन्टेस्ट जैसे ये लोग देते थे हम देते थे, फिर बाकी कुछ ऐसे थे एनोनिमस लोग, मेरे दोस्त, मतलब अभी तो वो मेरे दोस्त है सब फाइनल ईयर में बने थे, 2 साल का बीच में लॉकडाउन था, तब मैं इनको जानता था ना, जो फर्स्ट ईयर में वही मेरे दोस्त थे, जैसे एनोनिमस दोस्त थे मेरे, प्रत्युष बंसल, विजय, इन सबको मैं फ्रेंड मार्क करके रहता था, कुछ कुछ अलग कॉलेज के ऐसे फ्रेंड मार्क कर लेता था, मेरी रेटिंग वाले फिर मेरे से हाईएस्ट रेटिंग वाले, ऐसे फ्रेंड मार्क कर लेता था, फिर स्टैंडिंग में देखता था आज मैंने इनसे अच्छा किया या खराब किया, ये सब तो होता है ना। बहुत सारे थे यार फाइनल ईयर में, आज इन्हीं इन्हीं लोगों को बस ऐसे मिस करता हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ट्रेनिंग में 7 या 8 लोग कॉन्टेस्ट देते हैं, उस टाइम ऐसे 50-50 लोग कॉन्टेस्ट दिया करते थे। आयुष झाकड़ था, चेतन पटेल था, अक्षय पांडे था, प्रकाश भारद्वाज था, बहुत सारे लोग थे हमारे कॉलेज के, जैसे इनको मैं यहाँ से कॉलेज वाली स्टैंडिंग से मार्क कर लेता था फ्रेंड, फिर हमारे जूनियर्स भी आ गए कुछ अच्छे। ये ये था डीपी, यहाँ से पढ़ लेनी है आपको, CSES वेबसाइट है, इसके सॉल्यूशंस यहाँ पे कहीं अलग से एडिटोरियल नहीं है इसका, इंटरनेट पे सर्च करोगे कहीं एडिटोरियल मिल जाएगा, तो यहाँ से डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर लेनी है। तो डीपी यहाँ से हो गई, और ग्राफ भी यहीं से, ग्राफ मैंने जैसे उस टाइम इंटरव्यू टाइम मेरे को पता था, इंटरव्यू में जरूरत पड़ी, लीड कोड मैंने कभी नहीं किया, लीड कोड में मैंने 30 प्रॉब्लम सॉल्व किए, वो भी ऐसे दोस्त ने शेयर कर दी, वही प्रॉब्लम देखा, इसको समझाना मेरे को, तब मैंने किया था। मैं इन्हें बोलूँगा लीड कोड मत करना, लीड कोड करना प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की चीज़ है। मैंने बताया ना, मैं तो आलसी हूँ, एक चीज़ अच्छी लगने लगी तो वही बस उसी पे ऐसा होता है कि बस वही करना है। मैंने ग्राफ भी यहाँ से प्रैक्टिस किया था, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स नहीं बने थे मेरे से, कभी देखूंगा बैठ के इनको सॉल्व करूंगा दोबारा उस टाइम। यहाँ तक जैसे ग्राफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली था, आगे यार ये बहुत टफ टॉपिक्स, और इनका मतलब CSES की एक हैंडबुक है, CSES हैंडबुक, इससे आप टॉपिक्स कुछ कुछ पढ़ सकते हो, जैसे टॉपिक्स नहीं, इसके सॉल्यूशंस है ना, जो ये एडिटोरियल काइंड ऑफ जैसे डीपी ट्रीज वगैरह का, इसमें सॉल्यूशन इन्हीं, इसके अंदर ही सारी प्रॉब्लम्स हैं, सारी तो नहीं है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, कॉइन प्रॉब्लम, ये ग्रीडी एल्गोरिथम के लिए, जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए इतनी प्रॉब्लम्स हैं, कॉइन प्रॉब्लम लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस वाली, और ये प्रैक्टिस के लिए इतनी प्रॉब्लम्स है, इनमें से कुछ कुछ जैसे बेसिक वाली प्रॉब्लम्स है ना, वो यहाँ से देख सकते हैं, रेंज क्वेरीज के लिए, सेगमेंट ट्री के लिए, और ग्राफ के लिए, ग्राफ सबसे सही है यहाँ पे, जैसे ये मैं बताऊंगा कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री वगैरह ये सब बहुत अच्छे से दिया है, ट्री एल्गोरिथम्स बहुत अच्छे से दिए, डायमीटर निकालने के अच्छे तरीके, इस टॉपिक्स पढ़ने के लिए भी वीडियोस मत देखो, टफ चीजें सीखने के लिए, टफ चीजों की है ना वीडियोस नहीं मिलती है। हाँ शुरुआत में कुछ समझ नहीं आ रहा, हाँ वीडियोस में एफर्ट नहीं लगाना पड़ता अपने को खुद से, खुद से कभी भी ठोकर खानी भी जरूरी है। सारी टिप्स मत फॉलो करना, जब जो मेरा कोई तरीका आपको अच्छा लगे कोड करने का, जैसे मैं कॉन्टेस्ट से पहले क्या करता था, 15 मिनट पहले बैठ जाता था कॉन्टेस्ट के, 15 मिनट पहले ऐसे मन को शांत करता था, क्योंकि दिमाग भी एक्टिव होना चाहिए तभी सोच पाते हो, कभी कभी ऐसे लेजी फील कर रहे हो तो कॉन्टेस्ट अच्छा नहीं जाता, तो ऐसे ध्यान लगाता था, कुछ भजन वगैरह सुनता था, ये मेरी आदत है हमेशा, मेरा टेम्पलेट देख के ही पता चलता है, शुरुआत होती है जय बजरंग बली से, तो ये अपना अपना तरीका होता है, वो आप अपना कोई भी पैटर्न बनाओ, और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, रेंज लगा के, जैसे अपनी रेटिंग है उससे 200 कम और 200 ज़्यादा तक की 200 या 300, 300 400 ज़्यादा तक की प्रैक्टिस करो। जैसे मैं किसी टाइम पे जब मेरी रेटिंग 1500 थी ना, तब भी मैं 24 से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करता था, और जैसे 3 3 दिन तक लगा रहता था, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के सॉल्व कर लिया जाता था, वो भी मेरे को हेल्प करता है, उसमें क्या मजा आता है, कोई भी प्रॉब्लम जैसे उस वो किस चीज़ में हेल्प करेगा, कोई भी कहीं भी आप काम कर रहे हो या फिर किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम आप यूज कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को सोल्व करना आपको, तो उसमें से 3 4 दिन दोगे ना, वो आपको बैठना सिखाता है, तो वही टाइम दो, कुछ कुछ प्रॉब्लम जैसे पढ़ ली, सो गए आप, सपने में सोल्व हो जाएंगे, इसे ज्यादा सोच रहे हो ना, प्रॉब्लम आपके दिमाग में आएगी रात को, हाँ यार ये यूज कर सकता हूँ,
तो ये सारी चीज़ें हैं ऐसे। और रेटिंग को इतना गिर गई तो गिर गई, जैसे एक पॉइंट आता है आपकी पीक रेटिंग, जैसे मैं यहाँ पे 1825 पे पहुंचा था ना, मेरे को ऐसे डर था कि मैं अगला कॉन्टेस्ट दूंगा मेरी रेटिंग गिर जाएगी, और गिरी भी। ऐसे 1825 क्या, यहाँ पे जब पहुंच 1724 पे पहुंचा था, 50 रैंक, मेरे को इसमें तुक्का लग गया अपना। जब वो तुक्का नहीं था कि मैं डी करना ऐसा, डी में डी आ भी गई थी, तुक्का भी बोल सकते हो उसको, कि डी ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी। इम्प्लीमेंटेशन अच्छा था, सोचना वही ग्रीडी सॉर्टिंग टाइप की थी सोचना, पर वो थोड़ा टफ था, और वो मेरे क्लिक कर गया उस टाइम। फिर भी मैं आगे देखो ग्रोथ करता जा रहा हूँ उस पॉइंट पे। मेरी रेटिंग यहाँ पे कम हो रही थी, पर उस पॉइंट के बाद भी मैंने ग्रोथ की, मतलब मेरी ठीक ठीक रैंक आई, मतलब मेरे डीस लगातार सोल्व होने लग गए थे। तो वही वो एक कॉन्फिडेंस वाला पॉइंट होता है, आप जैसे कभी जंप मारो ना, तो आप अच्छे हो रहे हो उस टाइम पे, आप उस लेवल पे पहुंच गए, इसमें आपको पता नहीं चलेगा आप कब ग्रोथ मार रहे हो, किसी टाइम एक टाइम पे स्टक कर जाओगे। 18 से 25 पे जैसे पहुंचा, मान लो इस पॉइंट पे मैं फील क्या कर रहा हूँ कि भाई अगला कॉन्टेस्ट दे, मेरी रेटिंग गिर जाएगी, अभी मैं कॉन्टेस्ट नहीं देता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ फिर कॉन्टेस्ट दूंगा, ये गलत है। गिरने दो रेटिंग, रेनबॉय भी तो करता है, उल्टी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लास्ट वाली सबमिशन मार देता है रॉन्ग आंसर, कभी कभी जीरो प्रॉब्लम सॉल्व करके नीचे से रैंक आती है 300 400 गिरती है। तो इससे फर्क थोड़ी ना पड़ता है रेटिंग से, वो तो वापस आ जाएगी, हाईएस्ट रेटिंग तो यहाँ लिखी जाती है ना, बतानी हाईएस्ट रेटिंग ही होती है अपनी, ये हमेशा साथ रहेगी हाईएस्ट रेटिंग तो रेटिंग से इतना मत डरो। जैसे मैं क्या दिमाग में आता था, कभी कभी ऐसे डर लगता था, हाथ भी कांप रहे होते थे कॉन्टेस्ट उस। आजकल तो नहीं लगता, आजकल तो ये है कि यूट्यूब पे एडिटोरियल डालना यही मोटिवेशन रहता है, तो कॉन्टेस्ट देना ही है भाई, कुछ भी करना चाहिए। पर उस टाइम ऐसा रहता था, हाथ नहीं दिया तो भी चल जाएगा ना, चीटिंग कर लेता हूँ। और एक जाकिर खान का वो डायलॉग है, भैया जब लड़ते हैं ना, या तो हारते हैं या जीतते, भागते नहीं है। तो भागना नहीं है, या तो गिरूंगा या फिर ऊपर जाऊंगा, पर भागूंगा नहीं। तो कॉन्टेस्ट देते रहना है। डीपी यहाँ से, पर अब इंटरेक्टिव प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, डी प्रॉब्लम इंटरेक्टिव भी आ जाती है, डी आई। मेरे क्या आंखें पहले इंटरेक्टिव एक भी सॉल्व नहीं होती थी, मैंने एक बार देख लिया इंटरेक्टिव सॉल्व कैसे करेंगे, फिर मेरी आंखें जैसे कॉन्टेस्ट में अनाउंसमेंट होती थी ना कि भाई इसमें इंटरेक्टिव आनी है, तो मेरी आंखें चमक जाती थी कि भाई ये कॉन्टेस्ट मेरा अच्छा जाने वाला है, और होता भी वही था। इंटरेक्टिव प्रॉब्लम के लिए मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वाला है ना, क्या बोलते हैं, गिट गिट पे मैनीट अजय नाम से मेरी गिट है, मैं लिंक डाल दूंगा। इसमें इंटरेक्टिव प्रॉब्लम डाली है मैंने, 12 से 13 इंटरेक्टिव प्रॉब्लम, 12 इंटरेक्टिव प्रॉब्लम डाल रखी है इसमें। इन 12 की 12 के लिंक डाल रखे हैं यहाँ पे। और मैंने ये लिखा हुआ है कि जैसे ये फॉर्मेट यूज करते हैं, डेटा टाइप, क्वेरी फंक्शन, क्वेरी को कैसे पूछते हैं, कैसे काम करते हैं, को एक का तो कोड देख लोगे ना आप, डायरेक्ट कोड देख लो, मैं बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगी कैसे क्वेरीज पूछनी है। सिंटेक्स समझना थोड़ा जरूरी है, सिंटेक्स समझ में आ गया ना, सिंटेक्स से डर लगता है, वो बोल देते हैं काउट फ्लश वगैरह करना, उसकी जरूरत नहीं पड़ती जनरली, तो उसको देख कर थोड़ा डर लगता है। थोड़ा सिंटेक्स इजीली समझ लो, ये सिंटेक्स मैंने लिखा भी है क्वेरीज का, और मैंने ये बताया भी है यहाँ पे, प्रॉब्लम्स डाली है, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लो आप, ये मैं बता रहा हूँ 12 प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो आप, इंटरेक्टिव जनरली सॉल्व कर दोगे। जब डी लेवल की इंटरेक्टिव प्रॉब्लम आएगी ना, वो तो सॉल्व कर ही दोगे। तो उस पॉइंट पे आप जैसे वहाँ पे हो ना 1500 1600 वाले फेज में, तो वहाँ से 1800 वाले जानने में टाइम नहीं लगेगा उस फेज में। और आगे के लिए भी वही है यार, प्रैक्टिस करते रहना, जैसे मेरे से भी ई ई प्रॉब्लम में कॉन्टेस्ट के बाद ट्राई करता हूँ तो मेरे से सॉल्व हो जाती है, इवन एफ बी में अगर टाइम दे रहा हूँ 3 4 घंटे का, तो सॉल्व हो रही है। तो एक पॉइंट आएगा जब मैं उन्हें कॉन्टेस्ट में भी सॉल्व करने लग जाऊंगा, जब मेरी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी, टाइम भी तो चाहिए होगा, मेरे को पता है उस टाइम मेरा आगे का लेवल अप होगा। तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। और बाकी लास्ट कॉन्टेस्ट का मैं एडिटोरियल नहीं डाल पाया था ड्यू 3 का, ड्यू टू सम काइंड ऑफ एक्सीडेंट, सॉरी फॉर दैट। और इस वीडियो के लिए बोल रहे थे बहुत सारे लोग कि ये बनाओ, और वही है। और एक चीज़ और, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कॉन्फिडेंस देता है, एक नया नाम हो जाता है आपका। जैसे आपको जो यूज़र नेम डालोगे ना, आप स्टार्ट करोगे, कुछ भी आपने यूज़र नेम बनाया, मैंने ये बनाया था 45, यहाँ पे मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ, खेलना भी पसंद करता हूँ, देखना भी पसंद करता हूँ, तो 45 ये रोहित शर्मा का जर्सी नंबर है, 2013 से मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उसका। तो वहाँ से मैंने ये उठाया, मैंने मेरे कॉलेज के नाम से उठाया, खुद का नाम डाल दिया, ऐसे यूज़र नेम बना लिया। और वो एक अब जैसे जैसे इम्प्रूव करते हो ना, एक अच्छी रेटिंग में पहुँचते हो, तो ये आपकी पहचान बन जाती है, और अच्छा लगता है सही में। आपकी आपको यूज़र नेम से बुलाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे ऐसा भी होता है कि हार्ट ब्रेक भी होते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। जैसे मैं आईसीपीसी के रीजनल तक नहीं जा पाया कभी, हमारी टीम बहुत अच्छी थी, विजय, मैं, थर, हम 3 लोग थे,
विजय की भी 1890 के आसपास रेटिंग थी, उस टाइम मेरी 1825 थी जब हमने आईसीपीसी दिया था। तो विजय थे हमारे कॉलेज में, हम तीन 1800 से ज़्यादा रेटिंग वाले कोडर थे, तो दो हम एक टीम में थे। तो हमें ऐसा था कि एक टीम में बंसल वगैरह थे, बहुत अच्छी टीम थी उनकी, फर्स्ट ईयर से बॉन्डिंग वगैरह बहुत अच्छी थी। प्रकाश भारद्वाज, अक्षय पंडे, प्रत्युष बंसल। तो हमने सोचा यार हमारा कंपटीशन इनके साथ है, तो ऐसा लग रहा था कि दिन अच्छा गया तो जीत जाएंगे, पर दिन खराब गया तो हम हमारी रैंक भी 5 आई थी उसमें। वही है, पर वही है, पेशेंस बना के रखना है, कॉन्टेस्ट देते रहना है, प्रैक्टिस चालू रखनी है, तो इम्प्रूव तो हो जाएगा। और जैसे कुछ एक ने कमेंट कर रखा था मेरी वीडियो पे कि यार स्पेशलिस्ट ही पहुंचना है मेरे को, बस इतनी को सीपी करनी है। तो मैं बताऊंगा, अगर सीपी शुरू करोगे ना आप स्पेशलिस्ट तक, आप अगर आप पहुंच गए तो आप एक्सपर्ट के लिए एफर्ट मारोगे ही मारोगे। फाइनल पॉइंट तक ये दिमाग में आएगा कि करना ही है ये। तो वही चीज़ है। थैंक यू एवरीवन। बहुत सारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मोबाइल नंबर निकालने में हेल्प की थी एक बार मेरी, मेरे दोस्त जैसे एक प्रॉब्लम आई थी वो भी मैंने सॉल्व की थी। ये सब कहानियाँ मैं कभी इन फ्यूचर बताऊंगा। तो थैंक यू।